थंबनेल पर आपने देख ही लिया होगा कि आज के क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ये हमारा दूसरा चैप्टर है। क्लास 10th के फिजिक्स का ये दूसरा चैप्टर है, मानव नेत्र, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इसमें हम लोग टोटल 30 वीवीआई प्रश्न अभी के क्लास में देखने वाले हैं। क्लास 10 के फिजिक्स का है बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। जो लोग बोर्ड एग्जाम 2024 में एग्जाम देंगे अपना, उसके लिए 30 इंपोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इस चैप्टर से, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से। ध्यान से देखिएगा। अगर आपको किसी सवाल का जवाब पहले आ जाता है मेरे जवाब बताने से पहले, तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल का नंबर, जैसे कि 5 नंबर का आंसर, इसका आंसर बी है तो 5 का बी जरूर लिख सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल हमारे आज के क्लास का, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, यानी कि एक प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है। जब हम लोग प्रिज्म का सिंपल डायग्राम बनाते हैं तो इस प्रकार का एक त्रिभुज बना लेते हैं, लेकिन ये पूरा प्रिज्म नहीं हुआ, ये पूरा प्रिज्म नहीं हुआ। हम लोगों ने प्रिज्म के डायग्राम के बारे में पढ़ा हुआ कि प्रिज्म टोटल 5 सतहों से मिलकर के घिरा होता है। एक ये वाला, दूसरा ये वाला, और ये एक नीचे, और 2 सामने से होता है, एक ये सामने और इसके पीछे होता है। तो टोटल 5 सतहों से घिरा होता है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। याद रखिएगा कि प्रिज्म कुल 5 सतहों से घिरा होता है, तो एक का आंसर डी नंबर सही हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, वह वर्णपट जिस पर प्राप्त सभी रंग स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, वह वर्णपट जिस पर प्राप्त सभी रंग स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं, क्या कहलाते हैं? हम लोगों ने पढ़ा हुआ कि वर्णपट 2 प्रकार का, पहला वर्णपट क्या था? शुद्ध वर्णपट था। पहला शुद्ध वर्णपट और दूसरा क्या था? अशुद्ध वर्णपट। शुद्ध वर्णपट और अशुद्ध वर्णपट, 2 वर्णपट हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। और शुद्ध वर्णपट का परिभाषा क्या पढ़ाया था हम लोगों ने? वह वर्णपट जिस पर प्राप्त सभी रंग स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं, यानी कि सवाल भी तो हमारा यही है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा, 2 का ए सही होगा। अगर आपका जवाब पहले आ जाता तो आप कमेंट सेक्शन में 2 का ए लिख सकते हैं। तो अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, खतरे का निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? खतरे का निशान यानी कि खतरे के संकेत हम लोग किस रंग के लिए लेते हैं? खतरे के संकेत के लिए कौन सा रंग चुनते हैं? तो जिस कलर से अभी हम लोग लिख रहे हैं, यानी कि लाल रंग। लाल रंग को हम लोग खतरे के संकेत के रूप में प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा दूर से भी दिखाई देता है, बहुत ज्यादा दूर से भी दिखाई देने लगता है। इसका तरंग दैर्ध्य बहुत ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होता है? सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य होता है लाल रंग का। और सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है? लाल रंग का ही होता है। ये सब ऑब्जेक्टिव सवाल में आएगा, ये सब आएगा ऑब्जेक्टिव में। अभी हम लोगों ने जितनी बातें पता किया है, यानी कि ये बहुत दूर से दिखाई देने लगता है, सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य लाल रंग का, और ये ज़्यादा तरंग दैर्ध्य है, और सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है? लाल रंग का। ये सब ऑब्जेक्टिव के रूप में आएगा। तो अभी का आंसर हमारा क्या हो गया? खतरे का निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, लाल रंग का। आगे बढ़े तो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। चौथा सवाल हमारे पास, इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा। इंद्रधनुष कुछ इस प्रकार का बनता है, इंद्रधनुष इस प्रकार का बनता है, जिसमें सबसे ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था लाल रंग होता है, और सबसे नीचे कौन सा रंग होता है? बैंगनी। ये प्राथमिक इंद्रधनुष है। अगर इंद्रधनुष पूछे तो सिंपली हम लोग समझेंगे कि प्राथमिक इंद्रधनुष का चर्चा कर रहा है। अगर सिंपल इंद्रधनुष लिख करके छोड़ दे तो हम लोग समझेंगे कि प्राथमिक इंद्रधनुष की चर्चा कर रहा है, और प्राथमिक इंद्रधनुष का सबसे बाहरी किनारा लाल, सबसे आंतरिक किनारा बैंगनी। पूछा कौन सा है? भीतरी हिस्सा। तो भीतरी हिस्सा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बैंगनी रंग का होता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। पांचवा सवाल हमारा, आइरिस के पीछे वाली परत। आइरिस के पीछे वाली परत को क्या कहते हैं? हम लोगों ने परिभाषा में देखा हुआ है कि आइरिस के पीछे वाली परत को सिलियरी पेशियां कहते हैं। इसका एक और नाम है पक्षमाभी पेशियां भी इसको हम लोग कहते हैं। इसको हम लोग पक्षमाभी पेशियां भी कहते हैं। अच्छा, पक्षमाभी पेशियां का काम क्या होता है? नेत्र लेंस को लटका करके रखता है। किसको? नेत्र लेंस को लटकाए रखता है। ठीक है, याद रखिएगा। आइरिस के पीछे वाली परत को क्या कहते हैं? सिलियरी पेशियां। सिलियरी पेशियां को पक्षमाभी पेशियां भी कहते हैं, और इसका काम क्या है? नेत्र लेंस को लटकाए रखता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल हमारे पास है, सामान्य आंख के लिए उसकी समंजन क्षमता कितना होता है? सामान्य आंख के लिए समंजन क्षमता, सब जब हमारा आंख सामान्य अवस्था में होता है तो हम लोग सबसे निकट बिंदु का मान कितना? 25 सेंटीमीटर की दूरी को बड़े आराम से देख सकते हैं।
समंजन क्षमता कहने का मतलब पावर पूछा जा रहा है, क्षमता लेंस की। और फोको दूरी इस कंडीशन में अगर 25 होगा तो 1/25, ये तो सेंटीमीटर में, इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग लगाएंगे। ये 25 चौके 100 यानी पी का मान कितना आ जाएगा, 4 डायोप्टर आ जाएगा। यानी कि अगर एफ का मान 25 सेंटीमीटर है, एफ का मान 25 सेंटीमीटर है तो क्षमता 4 डायोप्टर होगा। और यही सामान्य आंख के लिए उसकी समंजन क्षमता होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा अभी सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि मानव नेत्र के सबसे भीतरी भाग जहां किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे रेटिना कहते हैं, या इसका एक और नाम था दृष्टिपटल। इसका एक और नाम क्या था, दृष्टिपटल, जो कि ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। मानव नेत्र किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, दृष्टिपटल या रेटिना पर। अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के किस वर्ण यानी रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम, अधिकतम मतलब सबसे ज्यादा होता है? प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है? तो ध्यान से सुनिएगा, हम लोगों ने पहले ही देख लिया है कि लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे ज्यादा। लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे ज्यादा। अच्छा, सबसे कम किसका होगा? सबसे ज्यादा तो लाल हो गया, सबसे कम किसका होगा, सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होगा, ये बैगनी रंग का होगा, याद रखना है। अगर ऑब्जेक्टिव में ये आ गया कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है तो बैगनी रंग। अभी का आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा। अगला सवाल, निकट दृष्टि दोष का उपचार यानी कि इलाज किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? निकट दृष्टि दोष का उपचार कैसे होता है? हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि निकट दृष्टि दोष का उपचार कैसे करते हैं, अवतल लेंस से। और दूरदृष्टि दोष का भी देख ले तो दूरदृष्टि दोष का उपचार उत्तल लेंस से करते हैं। लेकिन अवतल कहीं ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, तो अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी लेंस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकाश की किरणों को अपसरित कर देता है, मतलब फैला देता है। और उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो अगर सवाल में आए कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस, तो अवतल लेंस या अपसारी लेंस, जो कि ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अच्छा, दूर दृष्टि दोष का अगर सवाल आ गया तो हम लोग बोलेंगे उत्तल लेंस के द्वारा, या उत्तल लेंस नहीं दिखे ऑप्शन में तो अभिसारी लेंस भी सही होगा, जो कि आगे आने वाले सवाल में जरूर दिखेगा हम लोगों को। अब अगला सवाल हमारे पास है कि दूर दृष्टि दोष का, हाँ आ ही गया ये सवाल। हम लोगों ने 9 नंबर में निकट दृष्टि दोष का उपचार किया था, दूर दृष्टि दोष आ गया। दूर दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि दूर दृष्टि दोष का उपचार हम लोग उत्तल लेंस से करते हैं। दूर दृष्टि दोष का उपचार किस, उत्तल लेंस से, या इसी को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में भी उत्तल नहीं लिखा है, अभिसारी लिखा हुआ उसके जगह पे। याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस या अपसारी लेंस, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस का उपयोग करते हैं। अगला सवाल हमारे पास है 11 नंबर, सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, यानी सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, जिसको हम लोग डी से सूचित करते हैं। और हम लोगों ने पढ़ा हुआ कि डी का मान कितना, 25 सेंटीमीटर होता है। डी का मान कितना आता है, 25 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, 25 सेंटीमीटर। अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर, एक एंगस्ट्रॉन का मान क्या होता है? एक एंगस्ट्रॉम भी हम लोग बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम को ए के ऊपर ऐसे बिंदु देकर सूचित करते हैं, या कुछ लोग इसको ए ऐसे भी लिखता है, ए के ऊपर ए डिग्री जैसा लग रहा है, ए एंगस्ट्रॉम, ये इस प्रकार से बेहतर लगता है। इसका मान पूछा गया, हम लोगों ने 9वीं क्लास में, 9th क्लास में ये चीज पढ़ा हुआ है। एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है, एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है 10 के पावर -10 मीटर, 10 के पावर -10 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही लिखा हुआ है। इन ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ आगे बढ़े। अब नेक्स्ट सवाल हमारा, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को नहीं देख सकता है उसको कौन सा दोष होगा? अच्छा, निकट स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है तो दूर की वस्तु को क्या करेगा, वो दूर की वस्तुओं को देख पाएगा। सही का मतलब हाँ, दूर की वस्तुओं को देख पाएगा। और हम लोगों ने परिभाषा में देखा है कि अगर कोई व्यक्ति जहां की वस्तुओं को देख लेता है, मतलब
अगर दूर की वस्तु को देख लेता है तो दूर दृष्टि दोष, अगर निकट की वस्तु को देख लेता है तो निकट दृष्टि दोष। अब ये निकट नहीं देख रहा है मतलब दूर की वस्तु को देख रहा है, दूर की वस्तु को देख रहा है, और अगर दूर की वस्तु को देख रहा है तो दृष्टि दोष कौन सा होगा? दूर दृष्टि दोष ही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्लियर बात? अगला सवाल, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया था? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने ये इस प्रकार का एक डायग्राम बनाया था, और अगर इस डायग्राम में हम लोग इस प्रकार से श्वेत प्रकाश भेजते थे तो ये 7 अलग-अलग रंगों में, 7 अलग-अलग रंगों में इस प्रकार से टूट जाता था। 7 अलग-अलग रंगों में इस प्रकार से टूट जाता था और हम लोगों को यहाँ पर एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता था। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने किसका उपयोग किया था? ये इस चीज़ का, और इसका नाम क्या है? प्रिज्म। इसका एक और नाम है, हिंदी में इसको हम लोग त्रिपार्श्व भी कहते हैं। इसको हम लोग त्रिपार्श्व भी कहते हैं, प्रिज्म या त्रिपार्श्व, ध्यान रखिएगा। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्रिज्म का। ऑप्शन नंबर डी में सही है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में हम लोगों ने मानव नेत्र का एक गोला बनाया था। यहाँ पर सबसे बाहर में क्या होता है? कॉर्निया होता है, इस प्रकार का उभरी हुई पारदर्शी झिल्ली। इसके पीछे क्या होती है? परितारिका होती है। यहाँ पे ये इस प्रकार का परितारिका, और इसके ये बीच में क्या होता है? पुतली होता है, और इसके पीछे एक लेंस होता है कुछ इस प्रकार का। तो ये कौन सा लेंस है हमारे पास? ये लेंस है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस है। हमारी आंखों में कौन सा लेंस होता है? याद रखिएगा, हमारी आंखों में भी एक लेंस होता है। कौन सा? उत्तल लेंस। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला सवाल, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है, ये सवाल तो रिपीट हो गया। मानव नेत्र किस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है? रेटिना पर। रेटिना का दूसरा नाम क्या है? रेटिना का दूसरा नाम है दृष्टि पटल। दृष्टि पटल। रेटिना बोलो आप या दृष्टि पटल बोलो, ऑप्शन में दृष्टि पटल लिखा हुआ डी नंबर में, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। रेटिना या दृष्टि पटल। मानव नेत्र किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है? रेटिना या दृष्टि पटल। अगला सवाल हमारे पास 17 नंबर, इस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस के द्वारा संशोधित किया जाता है। द्विफोक्सी लेंस के द्वारा किसका इलाज करते हैं? आपको पता होगा, अगर निकट दृष्टि दोष हो जाए तो हम लोग अवतल लेंस लगाते हैं। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का चश्मा उपयोग करते हैं, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का चश्मा करते हैं, उत्तल लेंस के चश्मा का उपयोग करते हैं। लेकिन अगर जरा दृष्टि दोष हो जाए तो फिर हम लोग द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करते हैं। द्विफोक्सी मतलब उत्तल प्लस अवतल दोनों लेंसों से बना एक चश्मा होता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करते हैं। अगला सवाल 18 नंबर का, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? ध्यान दीजिएगा, मानव ये नेत्र का गोलक की सबसे सामने वाले भाग में एक उभरी हुई पारदर्शी झिल्ली होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं, जिसको हम लोग कॉर्निया कहते हैं। और जब प्रकाश की किरणें सबसे पहले आती है तो इसी पर टकराती है। प्रकाश की किरणें सबसे पहले इसी पर आकर के टकराती हैं, यानी कि प्रकाश के मैक्सिमम भाग का अपवर्तन, प्रकाश के अधिकांश भाग का अपवर्तन भी यहीं पे होता है। कहाँ पे? कॉर्निया पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। तो आपको याद रखना पड़ेगा ये चीज। क्या याद रखना है? कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। अगला सवाल हमारे पास, नेक्स्ट सवाल है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? यानी कि पुतली के साइज को, तो नेत्र लेंस हो या पुतली का साइज हो, उसको नियंत्रित करने के लिए हम लोग किसका आंख किसका इस्तेमाल करते हैं? पक्षमाभी पेशियां, या इसी का एक और नाम है सिलियरी पेशियां भी। इसी का एक और नाम है क्या? सिलियरी पेशियां या पक्षमाभी पेशियां। तो आंख पुतली के साइज को नियंत्रित करने के लिए इसी का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल हमारे पास है, किस वर्ण यानी किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा मतलब ज्यादा। किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है? हम लोगों ने पढ़ा था कि लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है, और सबसे कम किसका होता है? बैंगनी रंग का। सबसे कम किसका? बैंगनी रंग का। ठीक बात। अभी सवाल में पूछा है सबसे ज्यादा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर का सवाल हमारे पास है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? इसका हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा हुआ था कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है।
अब चूंकि आकाश में क्या होता है, आकाश यानी कि निर्वात, आकाश निर्वात होता है। निर्वात का मतलब वहां पर कुछ भी नहीं होगा, हवा भी नहीं होगा। अगर हवा नहीं होगा तो वहां पर परिकिरणन की घटना, वहां पर परिकिरणन की घटना क्या होगा, होगा या नहीं? परिकिरणन की घटना वहां पे नहीं होती है। और अगर परिकिरणन नहीं होगा तो सातों में से कोई भी रंग हम लोगों को दिखाई नहीं देगा, इसलिए आकाश का रंग हमें काला दिखाई पड़ता है। किसको? अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता? काला। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल 22 नंबर, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? ये तो सवाल रिपीट हो गया, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये सवाल देखा था। इसका जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल 23 नंबर हमारे पास है, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था एक सवाल में, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं, या इसी को अपसारी लेंस भी कहते हैं, इसी को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? ध्यान दीजिएगा, परितारिका या आइरिस, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। परितारिका का एक और नाम है आइरिस, और यही आंख का रंगीन भाग होता है। रंगीन भाग क्यों? क्योंकि आंख का जो रंग हम लोग बतलाते हैं, आंख का रंग से मतलब किसका रंग? आंख के रंग से मतलब किसका रंग? आइरिस का रंग या परितारिका का रंग। आंख के रंग से मतलब आइरिस का रंग या परितारिका का रंग। तो आंख में रंगीन भाग कौन सा? परितारिका ही। अगला सवाल 25 नंबर, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण, वर्ण मतलब रंग, प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? हम लोगों ने पढ़ा था कि जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा, जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा और उसी का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा, उसी का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। जिसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम उसी का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा। और सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसका होता है? बैगनी रंग का। सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसका होता है? बैगनी रंग का। तो ऑप्शन में बैगनी होना चाहिए। अगर बैगनी नहीं है तो बैगनी से ऊपर कौन है? बैजानिह पिनाला, हम लोगों ने ट्रिक याद रखा। बैजा यानी जामुनी, जामुनी भी नहीं है, फिर उसका नीला यानी कि नी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देख लेना कि इन चारों रंग में सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसका होता है? उसी का प्रकीर्णन भी सबसे ज्यादा होता है, इसलिए तो हम लोगों को आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगला सवाल हमारा 26 नंबर का, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस के द्वारा हटाया? ये सवाल कई बार रिपीट हो गया। निकट दृष्टि दोष को हटाने के लिए, दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। इसके जगह पर अपसारी लेंस भी लिखा जा सकता है। कभी कभी अपसारी लेंस भी लिखा हुआ दिखेगा, तो हड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हुआ। अगला सवाल 27 नंबर, श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की किरण का विचलन सबसे अधिक होता है? यानी कि कौन सा रंग सबसे ज्यादा मुड़ता है? विचलन का मतलब सबसे ज्यादा मुड़ता है। जब हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण करवाते हैं तो ये इसका श्वेत पथ का ओरिजिनल रास्ता हुआ, तो इसमें सबसे कम मुड़ता है लाल रंग, और सबसे ज्यादा कौन मुड़ता है? बैगनी रंग, क्योंकि सबसे ऊपर में लाल होता है और सबसे नीचे में बैगनी होता है। तो सबसे ज्यादा विचलन या सबसे ज्यादा बर्तन किसका होता है? बैगनी रंग का। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका डी, क्योंकि बैगनी रंग का ही विचलन सबसे ज्यादा। अच्छा, अगर सबसे कम पूछ ले तो लाल रंग का। सबसे कम विचलन किसका? लाल रंग का। अगला सवाल हमारा, तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? तारा क्यों टिमटिमाता है? तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय परावर्तन नहीं, कुल परावर्तन भी नहीं, वायुमंडलीय, यहाँ पे यो छूटा हुआ है, वायुमंडलीय अपवर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। 29 नंबर का सवाल, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व यानी कि हमारी आंख में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कितने सेकेंड तक बनता है? तो इसका जवाब है 1/16 सेकेंड। 1/16 सेकेंड तक किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आंख पे रहता है। तो दृष्टि का स्थायित्व कितना हो गया? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 1/16 सेकेंड। आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल हमारे पास है 30 नंबर, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है वह है, ये सवाल तो कई बार दोहरा चुका है,
हम लोग जानते हैं कि हमारी आंख के रेटिना पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इसका एक और नाम है, क्या है? दृष्टिपटल। इसका एक और नाम क्या है? दृष्टिपटल। तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंखों में कहाँ बनता है? रेटिना या दृष्टिपटल पर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ये था हमारा आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन। इन 300 सवाल में अगर आपका कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। और आपको अगर क्लास 10th या 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो किस विषय में आपकी क्या समस्या है हमें जरूर बताएं, हम उसे जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।